क्या है शरिया और क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ? क्या ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? जो इस्लामिक लॉ है वो किसी राज्य ने नहीं बनाया है, वो प्राइवेट फुक़हा ने बनाया है। और ऐसा ही रोमन लॉ भी था। और यही इसकी ब्यूटी है कि एक्सपर्ट्स ने बनाया, उन लोगों ने नहीं बनाया जो संसद में बैठ के गाली गलौज करते हैं। इस पर भी सफाई और एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत है कि क्या है शरिया और क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ? क्या ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है, या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों में? मेरी पोजीशन ये है कि शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक नहीं है। जी। शरिया जो है वो बेसिकली इंसान की अपने गॉड से रिलेशनशिप है। यानी आपका ये यकीन कि एक अल्लाह है, वहदानियत, ये शरिया है। या ये यकीन कि साहब कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, या अल्लाह ने कुछ पैगंबर भेजे जी। और या क़यामत आएगी, ये सब चीज़ें जो हैं, या फरिश्ते हैं या जन्नत और दोज़ख हैं, ये शरिया है। तो शरिया जो है उसमें जो कंटेंट ऑफ डिविनिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो मैन रिलेशनशिप विद गॉड है। हाँ। जो सही शब्द कानून के लिए है वो शरिया नहीं है इस्लाम में, वो फिक्र है। और फिक्र का मतलब है लॉ, और फिक्र है स्पेकुलेटिव ह्यूमन रिलेशनशिप। शादी दो इंसानों में होती है, इंसान और गॉड में नहीं होती। जो मरेगा वो एक इंसान मरेगा, प्रॉपर्टी उस इंसान की बटेगी, जो गिफ्ट देगा वो एक इंसान दूसरे को देगा। जी। तो जो लॉ है वो, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अल्लाह ताला ने इन हिज विजडम शरिया आपको दी और लॉ ज्यादातर नहीं दिया। 7,000 जो कुरान में आयते हैं उनमें से हार्डली 200 से 300 कानून के बारे में है। बाकी जो कुरान है उसमें कुछ स्टोरीज हैं पिछले सिविलाइजेशंस की, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ दोज़ख जन्नत के बारे में कुछ चीजें हैं। तो ये एक प्रिंसिपल, बुक ऑफ प्रिंसिपल्स है, बुक ऑफ गाइडेंस है, बुक ऑफ स्टोरीज है, नॉट अ बुक ऑफ लॉ। ये एक लॉ की किताब नहीं है जैसे अभी जज साहब के पास यहां रखी है। इंडियन पीनल कोड नहीं है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि जजेस जो हैं वो कुरान को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे वो कोई इनेक्टेड लॉ हो जिसे किसी पार्लियामेंट ने बनाया हो। वो वैसे नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुरान जो है वो अपने आप में लॉ नहीं है, बल्कि कुरान इस्लामिक लॉ का एक सोर्स है, एक पैरामाउंट सोर्स है, और उसके साथ और सोर्सेज हैं, हदीस है और इजमा है और कयास है। तो जो फिक्र है वो ह्यूमन रिलेशनशिप है, और ह्यूमन रिलेशनशिप में बहुत कम बताया गया। यानी ज्यादातर इंसानों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने कानून को अपने जमाने के हिसाब से इवॉल्व करते रहें। और इसीलिए जो फिक्र है वो जूरिस्ट ने दिया, इमाम अबू हनीफा ने दिया, इमाम शाफई ने दिया, इमाम मालिक ने दिया। इनमें से किसी पे वही नहीं आती थी, वही का सिलसिला तो खत्म हो चुका था प्रॉफिट मोहम्मद पे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पूरा इस्लामिक फिक्र है ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज है। खास बात ये कि स्टेट ने भी नहीं बनाया ये लॉ। जो इस्लामिक लॉ है वो किसी राज्य ने नहीं बनाया है, वो प्राइवेट फुक़हा ने बनाया है। और ऐसा ही रोमन लॉ भी था। और यही इसकी ब्यूटी है कि एक्सपर्ट्स ने बनाया, उन लोगों ने नहीं बनाया जो संसद में बैठ के गाली गलौज करते हैं। ये बात साफ हुई कि क्या है इस्लामिक लॉ, क्या है शरिया। इसी से जुड़ा एक सवाल, इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक पे बढ़े, कि एक तो 3 तलाक की जो आपने बात की, उसको जब क्रिमिनलाइज किया गया आप उसके भी खिलाफ थे। तो व्हाई डू यू अपोज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक? इफ इट्स नॉट ओके, अगर सही नहीं है तो क्रिमिनलाइजेशन जो है वो क्यों गलत है? और शरिया की बहुत बात हुई, तो उसमें अगर जोड़ दूं कि शरिया कोर्ट्स जो है उस पर आपकी क्या पोजीशन है? आपने उसको भी जो कहा उस पर भी बड़ा एक तरह से आप मिसअंडरस्टूड रहे, तो आपको मौका है कि आप उसको भी एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या आप कहना चाह रहे थे। देखिए, मेरे जो यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं अभी तो उन्होंने मुझसे बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जो मेरे गुरु थे
अलीगढ़ में जकरिया साहब, वो ये कहते थे कि फैजान बेकरार रूह है, ये किसी चीज पे खुशी नहीं होते हैं। तो मैं ट्रिपल तलाक पे खुश नहीं। ट्रिपल तलाक को खत्म करने वाला जजमेंट आया तो उस जजमेंट की रीजनिंग से खुश नहीं। फिर उस ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने का लॉ बना तो उससे भी खुश नहीं। उसकी वजह क्या है कि देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो कोई पोजीशन किसी को खुश करने के लिए नहीं लेता और किसी को नाराज करने के लिए नहीं लेता। शादी जो है वो एक प्राइवेट डिसीजन है। जो प्राइवेट मैटर्स हैं वो सिविल लॉ में डील होते हैं। लॉ में दो आइडियाज हैं, एक है प्राइवेट राइट जिसे कहते हैं राइट इन पर्सोनेम, और एक है राइट इन रेम जिसे कहते हैं जनरल राइट, जनरल लीगल राइट। तो अगर आपने कोई मेरे यहां चोरी की, चाहे सामान मेरा चोरी हुआ, नुकसान मेरा हुआ, लेकिन माना यह जाएगा कि पूरा राज्य और पूरी सोसाइटी इससे इफेक्ट होगी अगर लोगों के यहां इस तरह की चोरियां होती रहीं। इसलिए चोरी मेरी होगी लेकिन मुकदमा मैं नहीं करूंगा, मुकदमा पुलिस करेगी, वो आपको अरेस्ट करेगी। तो जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिस्टिंक्शन है, उस डिस्टिंक्शन की बिना पर मेरी अपोजिशन है कि 3 तलाक को जब आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं तो आप वो चीज जो सिविल लॉ में डील होनी चाहिए उसके लिए आप क्रिमिनल लॉ क्यों यूज कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी चीज ये कि क्राइम जो है उसमें एक स्टिग्मा का एलिमेंट है। इसलिए ये बात कही जाती है कि जब तक ऐन जरूरी ना हो, बिल्कुल उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, किसी भी चीज को अपराध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अपराध बनाते ही राज्य इन्वॉल्व हो जाएगा, अरेस्ट होगी, जेल में डाला जाएगा। और तीसरी चीज ये कि जब एक बार ये कह दी गई कि कोई 3 तलाक जब बोलेगा उससे शादी नहीं टूटेगी, तो जो हार्म होना चाहिए, अपराध की परिभाषा में सबसे खास चीज यह है कि कोई हार्म होना चाहिए, वो हार्म हुआ ही नहीं, शादी टूटी ही नहीं, तब भी आप कह रहे हैं कि उसे अरेस्ट किया जाए और उसको जेल में डाला जाए। अच्छा, ऐसे केस में अगर हम महिलाओं के फेवर में ये लॉ बना रहे हैं जैसा कि क्लेम किया गया, तो आप सोचिए कि एक पति है और एक पत्नी है, उसने बंद कमरे में 3 बार तलाक तलाक बोल दिया था। अब कहां से वो एविडेंस लाए? क्रिमिनल लॉ में एविडेंस का थ्रेशहोल्ड बहुत हाई है। जी बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट विल गो इन फेवर ऑफ एक्यूज, तो वो तो इसके फेवर में जाएगा, वो साबित ही नहीं कर पाएगी बेचारी। दूसरी चीज ये कि अगर वो चला भी गया जेल, तो भाई 3 तलाक एक बार में देना आपने अपराध बनाया है, लेकिन 3 महीने में तलाक देना अपराध नहीं बनाया है, बना ही नहीं सकते आप। तो वो जेल से निकलते ही 3 महीने वाली दे देगा, तो शादी तो कोलैप्स कर गई, उस औरत का तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ की, अगर वाइफ की कहने पर पति को जेल हुई, तो आप सोचिए उनके, अगर ज्यादातर कहां इन लोगों में हो रही है कि स्लम्स में लोग रह रहे हैं, कोई डेली वेजर है, वो तो बेचारा जेल में चला गया, उसके बच्चों को कौन वो करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि कानून बनाने में जो एक ब्रॉड माइंडेडनेस और फोरसाइट चाहिए वो नहीं। अगर हम कानून सिर्फ इसलिए बनाएं कि हमारे कुछ वोटर्स को ये लगे कि फना को ठीक कर दिया, तो वो कानून सही नहीं बनेगा कभी। उसको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखना, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, हाँ। वो बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि क्या हुआ, अब 2 रिसर्च आ गई हैं जी। हैदराबाद में और दिल्ली में जो रिसर्च हुई, उन रिसर्चेस में ये कि अब जो हस्बैंड्स हैं वो 3 तलाक नहीं देते, मारते हैं, पीटते हैं बीवियों को और उनसे कहते हैं कि तुम खुला ले लो। और खुला का हमने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इंडिया में ये कर रखा है कि खुला अगर होगा तो उसे मेहर माफ करना पड़ेगा। तो जो उसको डिवोर्स में नॉर्मल हालात में मिलता उसको मेहर, गो के उसका कोई डिवोर्स से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंडिया में हमने ऐसा, क्योंकि मेहर का तो ताल्लुक शादी से है, तो आप सोचिए कि उसका और लॉस हो गया।
तो हम जब भी लॉ बनाएंगे बहुत ही छोटा गोल सामने रखकर, तब हम वो लॉ अच्छा नहीं बना पाएंगे। मैंने बार बार लिखा है कि लॉ बनाने की प्रोसेस स्लो होनी चाहिए, सेलेक्ट कमेटीज में लॉ जाने चाहिए, आपकी संसद में मेजॉरिटी है उसकी वजह से जल्दी से लॉ नहीं पास करने चाहिए, और बहुत रिफ्लेक्शन उस पे होना चाहिए।